हेलो स्टूडेंट। जब भी आप एग्ज़ाम दे के आते हो या फिर मैं किसी बच्चों से पूछता हूँ कि कैसा गया एग्ज़ाम, तो जो जीएस सेक्शन है उस जीएस सेक्शन में उनका ऑलमोस्ट जवाब पॉजिटिव होता है। लेकिन जब भी बात आती है अगर करंट अफेयर्स की, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स उनको बहुत परेशान किया है हमेशा, हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो। जिस किसी भी स्टूडेंट का अगर करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता ही है। इसके लिए ही, इसको ही बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स सेक्शन कवर करेंगे। लेकिन इस सीरीज में जो करंट अफेयर्स मैं जो कवर कराऊंगा वो कवर कराऊंगा 3 टॉपिक। एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफेंस, और तीसरा है स्कीम्स का। इसके अलग भी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें स्पेशल इकोनॉमी के लिए जो करंट अफेयर्स होगा वो। तो अगर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की, डिफेंस, स्कीम और इकोनॉमी, अगर इस 4 टॉपिक को ही हम लोग अच्छे से कवर कर ले करंट अफेयर्स में, तो मुझे लगता है कि मोर देन 80% करंट अफेयर्स आपका कमांड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। इस करंट अफेयर्स में ना, मैं देखिए, पहली बात तो ये कि ये वन लाइनर करंट अफेयर्स मेरा नहीं होगा। मैं इस वन लाइनर के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम के रेस में रहो, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाना शुरू कीजिए। देखिए, मैटर क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे आपको खुश कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कराने आया हूँ करंट अफेयर्स पे कमांड। तो कमांड कराने के लिए जब तक एक लेंदी क्वेश्चन, एक ओवरऑल डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तब तक करंट अफेयर्स पे आपका कमांड नहीं होगा। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड आजू बाजू जितना भी स्टैटिक टॉपिक है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो सब हम लोग डील करते हुए चलेंगे। तभी आप स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स आप बना पाओगे, और कितना भी डेप्थ अगर चला जाए करंट अफेयर्स में, आप अटेम्प्ट करके आओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसरोज इसरोज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसको ही हम लोग बोलते हैं स्पेडेक्स। देखिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन ही आपसे पूछ दे कि ये जो स्पेडेक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो स्पेडेक्स है, इसरो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अब सर यहाँ पे एक वर्ड है डॉकिंग। डॉकिंग का क्या मतलब होता है? अगर कहीं भी स्पेस में डॉकिंग का वर्ड अगर यूज आता है, इसका मतलब होता है किसी भी 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना। इसका मतलब ये कि ये जो स्पेडेक्स है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये एक ऐसा मिशन है जहां पे 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ा जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा। उसको ही हम लोग बोलते हैं डॉकिंग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक जो कीवर्ड है डॉकिंग, ये डॉकिंग आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मिशन वॉज लॉन्च्ड यूजिंग द GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल टू डिमॉन्स्ट्रेट डीप स्पेस मैन्यूवर्स। देखिए, हमारा जो इसरो है, उस इसरो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च व्हीकल हम लोग यूज करते हैं। जो सबसे प्रभावशाली और सबसे भरोसेमंद जो इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो है हमारा PSLV, जिसका कि फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो Mk3 है, ये Mk3 कुछ नहीं है, ये मार्क 3, मतलब ये वर्जन है। तो इसरो के पास PSLV है, SSLV है, GSLV है, जिसमें से सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराना जो असरदार से लॉन्च व्हीकल है वो है हमारा PSLV। और ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में PSLV का यूज किया गया है, ना कि GSLV का यूज किया गया है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। इसरो को कहीं ना कहीं अपने भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल पे भरोसा ज्यादा था, इसीलिए वो PSLV का यूज किया है। और खासकर जब हम PSLV की बात करते हैं, तो वो PSLV जितने भी सेटेलाइट होते हैं, वो उन सारे सेटेलाइट को हम अर्थ के ऑर्बिट में ही प्लेस करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ऑर्बिट की, तो हमारे पूरे जो स्पेस है, इस पूरे स्पेस को 3 तरीके के ऑर्बिट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी पे डिवीजन किया गया है। मतलब अगर हम एल्टीट्यूड की बात करेंगे, हाइट के आधार पे बात करेंगे, तो हाइट के आधार पे 3 टाइप के ऑर्बिट हैं।
LEO लो अर्थ ऑर्बिट, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और एक है HEO हाई अर्थ ऑर्बिट। ये तीनों में जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है आपका मतलब हाइट पे, एल्टीट्यूड पे डिफरेंसेस है, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेडेक्स इज टू मैच योर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू ऑर्बिटल रेंडिजवेस डॉकिंग एंड फॉर्मेशन फ्लाइंग। बात बिल्कुल क्या है, सही है। मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि एक दूसरे को खोजना, एक दो सैटेलाइट को खोजना और फिर उनको डॉकिंग करना, मतलब आपस में जोड़ना, यही इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट था। सो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। द सैटेलाइट्स वेयर प्लेस्ड इन ए लो अर्थ ऑर्बिट एट एल्टीट्यूड बिटवीन 500 किलोमीटर एंड 2000 किलोमीटर, ये भी क्या है आपका, सही है। देखिए अगर हम बात करेंगे कि एल्टीट्यूड के बेसिस पे, तो जो एल्टीट्यूड के बेसिस पे जो ऑर्बिट है वो हमारे तीन है, लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है और हाई अर्थ ऑर्बिट है। अगर हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट की, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस है 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, ठीक है। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो है आपका 2000 किलोमीटर से 37,786 किलोमीटर। मतलब 2000 से लेके 37,786 किलोमीटर तक का जो रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं MEO। क्या बोलते हैं, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और 37,786 से ऊपर जो डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड है, उसके ऊपर को बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ये जो जितने भी ऑर्बिट हैं, ये ऑर्बिट में ही किसी भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है और हर ऑर्बिट की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन सा सैटेलाइट कौन सा काम करेगा, इसके लिए ऑर्बिट का फिक्स होना जरूरी है। हर किसी भी सैटेलाइट को हर किसी भी ऑर्बिट में हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं। अलग अलग सैटेलाइट को हम लोग अलग अलग पर्पस के आधार पे अलग अलग ऑर्बिट में ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। SpaceX is a twin satellite mission designed to demonstrate the physical joining of two spacecraft in orbit. Yes, बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले ही बोला हूं, दो सैटेलाइट को खोजना, दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, यही तो एक्सपेरिमेंट है। सो 2, 3 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा हूं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है। तो जैसे अगर देखिएगा तो PSLV C60, अब सर आपने नहीं बोला PSLV C60, तो C60 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये PSLV C60 का मतलब है कि ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका ये मिशन नंबर 60 है। C60 रिप्रेजेंट करता है मिशन नंबर, ये कौन से मिशन पे है ये, ठीक है। लॉन्च्ड बाय सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर, अब बेसिक एग्जाम, कोई एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहां पर है, तो ये श्रीहरिकोटा आइलैंड में है। किस जगह पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए किसी भी टाइप का अगर इंप्रूवमेंट चाहिए होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं उस टाइप के इंप्रूवमेंट इस वाले सीरीज में करूंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू द थर्ड लॉन्च पैड, विथ रेफरेंस टू द थर्ड लॉन्च पैड, जिसको कि बोलते हैं TLP, एट सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ये जो लॉन्च पैड है, ठीक है, ये जो लॉन्च पैड है ये क्या है। लॉन्च पैड कुछ भी नहीं है। जैसे आप बोलते हो कि ये हेलीपैड है, तो हेलीपैड का क्या मतलब होता है, यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है और यहां से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं रनवे, एयरपोर्ट पे रनवे का क्या मतलब है कि यहां पे एयरक्राफ्ट जो होंगे वो लैंड करेंगे और टेक ऑफ करेंगे,
उसी तरीके से होता है लॉन्च पैड। तो जितने भी स्पेस मिशन होते हैं उनके लिए एक लॉन्च पैड होता है। लॉन्च पैड एक ऐसा जगह होता है जहां पे किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, मतलब कोई भी लॉन्च व्हीकल में उस सैटेलाइट को रखकर उसको लॉन्च किया जाता है, उसको ही बोलते हैं लॉन्च पैड। तो अभी हमारे भारत में इसरो के पास दो लॉन्च पैड है, फर्स्ट लॉन्च पैड है और दूसरा सेकंड लॉन्च पैड है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉन्च पैड में पीएसएलवी का यूज किया जाता है और जो सेकंड है वो हमारा जीएसएलवी को यूज किया जाता है। तो दोनों लॉन्च पैड में अलग अलग लॉन्च व्हीकल यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे जीएसएलवी का मतलब होता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मार्क 3 टेक्नोलॉजी। तो जो सेकंड लॉन्च व्हीकल है वो उसमें जीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं और जो फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है पैड है उसमें हम लोग पीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अब आया है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अब नए जनरेशन का लॉन्च व्हीकल आ रहा है और उस न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए ही एक थर्ड लॉन्च पैड की बात की जा रही है और यही वो क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन हम लोग किए हैं इसमें आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन थर्ड लॉन्च पैड आखिर किससे रिलेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं। The TLP is primarily designed to support the next generation launch vehicle and serve as a standby for the second launch pad. Yes, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मतलब ये इसके लिए ही डिजाइन किया गया है ताकि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल अगर आएगा तो यहीं से उसको लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड है स्टैंड बाई फॉर द सेकेंड लॉन्च पैड। देखिए स्टैंड बाई का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए कि किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक हमारे पास स्टैंड बाई भी तो होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे जो सेकंड लॉन्च पैड है, सेकंड लॉन्च पैड के लिए जो फर्स्ट लॉन्च पैड है वो हमारा हमेशा स्टैंड बाई मोड में तैयार रहता है। उसी तरीके से ये जो थर्ड लॉन्च पैड है, इस थर्ड लॉन्च पैड में स्टैंड बाई के मोड में भी इसको यूज किया जाएगा। The facility is being developed specifically to handle only liquid propellant rocket to minimize environmental impact। ऐसी कोई बात नहीं है कि लिक्विड प्रोपेलेंट ही यूज का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। The project is expected to complete within a timeline of approximately 48 month। देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जरा हम लोग डिटेल जरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आंसर नहीं बोला ना, सबसे पहले तो मैं जरा आंसर मैं बोल देता हूं कि इसका आंसर क्या आंसर C1 एंड 3। 2 तो हम लोग देखें कि सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सॉलिड के लिए भी आपका है ना, गैस के लिए भी है। इसी में हम लोग यूज करते हैं LOX HOX का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 एंड 3 तो ये अभी बस ये ऐसी संभावना बताई गई है कि आने वाले समय में हम लोग थर्ड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, थर्ड लॉन्च पैड हम लोग का तैयार हो चुका रहेगा। सो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, हालांकि जो मैं डिस्कस किया हूं वही चीज आपके वीडियो में है। At present, Indian space transportation system are completely reliant on the two launch pad, first launch pad and second launch pad, मतलब FLP एंड SLP। तो अगर फर्स्ट की बात की जाए तो उसमें PSLV है, अगर सेकंड की बात किया जाए तो उसमें GSLV है, ठीक है। अब न्यू जनरेशन के लिए ही हमारा थर्ड लॉन्च पैड हमारा तैयार हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दो क्वेश्चन जो थे हमारे ये डिफेंस के थे। अब जो हमारे दो क्वेश्चन होंगे, सॉरी फर्स्ट दो क्वेश्चन जो थे वो हमारे साइंस एंड टेक के थे, जो दूसरा है हमारा वो डिफेंस का, और जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा वो हमारा मिशन पे सॉरी स्कीम से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिफेंस से रिलेटेड है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया यूएस पार्टनरशिप ऑन सोनोबॉयज, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग को यह बात समझना होगा कि आखिर ये जो सोनोबॉयज है, ये सोनोबॉयज क्या है। देखिए ये सोनोबॉयज एक्चुअली में क्या है,
एक टाइप का सोनार सिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सोनोबॉयज क्या है, तो सोनोबॉयज एक टाइप का सोनार सिस्टम है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर सोनार क्या है? सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पानी के अंदर किसी भी टाइप के सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सपोज कीजिए ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रहा है, ऊपर से कोई रफाल आ रहा है, ऊपर से किसी भी टाइप का ड्रोन आ रहा है, तो उसको तो जो जो हमारे पास रडार है वो रडार कैच कर लेगा कि हाँ कोई दुश्मन का जहाज हमारे तरफ आ रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कि समुद्र के नीचे अगर किसी भी टाइप का पनडुब्बी आ रहा हो दुश्मन का, ये कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे? तो ये डिटेक्ट करेंगे किस सिस्टम से? तो सोनार सिस्टम से। तो सोनार सिस्टम जो है वो नेविगेशन का काम करता है और वो साउंड के पे बेस्ड होता है। मतलब ये कि वो ध्वनि की गति के अनुसार वो चेक करता है पानी के अंदर कि किसी भी टाइप का दुश्मन का जहाज तो नहीं आ रहा है, पनडुब्बी तो नहीं आ रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए सोनोबॉयज क्या है, तो सोनोबॉयज कुछ नहीं है, तो यह एक टाइप का सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम क्या है? तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है जो साउंड के बेसिस पे काम करता है और वो पानी के अंदर चेक करता है, डिटेक्ट करता है कि कोई भी सबमरीन कितनी डिस्टेंस पे है। ये बात समझ में आ गया होगा। और ये जो सोनार सिस्टम जो स्पेशल जो इंडिया और यूएस के बीच में जो मिशन है उसका नाम रखा गया है सोनोबॉयज। आई होप सो कि ये सोनोबॉयज समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, चलिएगा। The collaboration involves a partnership between Bharat Dynamic Limited and the US based company Ultra Maritime। ये बिल्कुल सही है। अल्ट्रा मेरीटाइम और BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड, यही दोनों के बीच में ये सोनोबॉयज के बीच में डील हुआ है। Sonobuoys are primarily used for undersea domain awareness and tracking the submerged submarine using acoustic signal। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। These devices are designed to remain entirely submerged to avoid detection while transmitting data टू सरफेस वाया सेटेलाइट लिंक। नहीं, सेटेलाइट लिंक से नहीं है, ये साउंड के सिस्टम पे काम कर रहा है, साउंड का नेविगेशन और रेंजिंग से पे काम कर रहा है। यहाँ पे सेटेलाइट लिंक वाली कोई बात नहीं है, ये ऑलरेडी मैं आपको बताया भी हूं। सो 1 and 2 इज द करेक्ट, 1 and 2 सी इज द करेक्ट आंसर। डी ओनली 3। अच्छा, एक मिनट, सॉरी। Which of the statement given above are not correct? कौन करेक्ट नहीं है? सो डी इज द नॉट करेक्ट। हाँ, डी इज द नॉट करेक्ट। ये दोनों सही है, तो गलत कौन सा है? ये गलत है। कई बार होता है कि एग्जाम में आप जो क्वेश्चन बनाते हो तो आप इतना स्पीड में रहते हो कि आप ये भूल जाते हो कि नॉट करेक्ट। ये कई बार मुझे बोले हैं बच्चे लोग कि सर नॉट पढ़वे नहीं किए सर। हम भी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, मेरी गलती तो यहाँ पे छम में है, लेकिन आपकी गलती छम में नहीं है। चलिए आ गए हैं हमारे यहाँ पे मोदी जी। ठीक है सर, कैसे आ गए मोदी जी? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंडियन नेवल शिप। इसको ही इंडियन नेवल शिप को ही हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, आईएनएस बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड प्रोजेक्ट। अभी हाल में ही मोदी जी ने 3 आईएनएस को कमीशनड किया है। ठीक है, देखिए दो वर्ड इस्तेमाल होता है हमारे खासकर नेवी में, कमीशनड और डीकमीशनड। कमीशनड का मतलब होता है किसी भी टाइप का आईएनएस को सेना के साथ जोड़ देना, और डीकमीशनड का मतलब होता है कि अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सेंटिंग लाइन में चला गया है, अब उसको तोड़ा काटा जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागेश्वर, ये तीनों का हमारे भारत मोदी जी ने इनोग्रेट किया है भारत के पक्ष में। भारत के लिए ये हरे झंडी दे दिए हैं। सो ये तीनों आपका क्या है? सही है। आईएनएस प्रोजेक्ट इसका 15B के नाम से है, आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के नाम से है, और आईएनएस वागेश्वर ये प्रोजेक्ट 75A के तहत है, सॉरी 75 के तहत है। सो ये तीनों सही है। सो ये सी इज द करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट।
मैं जितना बात बोला हूँ बस वही चीज है, ठीक है। हाँ, एक चीज अगर आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है, तो जो नीलगिरी है, उस नीलगिरी में कौन कौन कंपनी है, तो मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर है, और इंजीनियर्स कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनरेगा, ठीक है। देखिए जर आप बोलेगे सर मनरेगा, तो अब सर मनरेगा रहा नहीं, तो जब मनरेगा मनरेगा नहीं रहा, इसका मतलब मनरेगा न्यूज में तो आया ना, हम ना रहें, ठीक है, तो हम न्यूज में है तब तो हमारी चर्चा हो रही है, तो मनरेगा अब नहीं रहा, तो मनरेगा की चर्चा तो है ना, जिसकी चर्चा हो रही है वही तो क्या है, करंट अफेयर्स है। तो इस क्वेश्चन को पिक करने का मेरा जो मेन पर्पस था, वो पर्पस ये था कि मैं दोनों के बारे में बता दूं, मनरेगा के बारे में बता दूं, और मनरेगा के जगह पे क्या हुआ उसके बारे में भी बता दूं, ठीक है। तो देखिए अगर हम मनरेगा की बात करेंगे, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पहले था, ये अब नहीं है। मनरेगा इज नाउ रिप्लेस्ड बाय वीबी रामजी। ठीक है, ये क्या है, मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है वीबी जी राम जी। तो हमें दोनों के बारे में जानना होगा कि दोनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। मिशन करेंगे मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा ये आपको गारंटी देता है 100 डेज, 100 डे काम के लिए ये आपको गारंटी देता है। जबकि अगर वीबी राम जी के बारे में बात करोगे तो ये आपको 125 डेज के बारे में बोलता है। मतलब ये कि जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको 125 दिन का काम ये मुहैया कराता है, ये 125 दिन और ये 100। जो दूसरा स्टेटमेंट है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट गारंटी 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड whose adult member volunteered to do unskilled manual work। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाता यदि यदि यहाँ पे ये मनरेगा के जगह वीवी जी राम जी होता, तो ये 100 नहीं होता, ये 125 होता। इसीलिए ये क्वेश्चन में लेके आया हूं, मनरेगा होगा तो 100 होगा, वीवी जी राम जी होगा तो 125 होगा, ठीक है। The scheme mandates that the at least 50% of the work must be performed by the women, ensuring gender equality in employment opportunities। देखिए यहाँ पे हमारे नीतीश कुमार जी तो नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो 50% का आरक्षण दे दिया हो, ऐसा नहीं है, 1/3 है। कितना है, 1/3। तो सर क्या 1/3 दोनों में है, हाँ, मनरेगा में भी 1/3 है, वुमेन को कितना मैंडेट्स दिया गया है, 1/3, और वीवी जी राम जी में भी 1/3 है। अंतर कहां पर है, तो मनरेगा में 100 डेज है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट बेस देगा आपको, जबकि वीवी जी राम जी में 125 दिन का देगा। सो ये जानना था। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, सो ए ओनली। चलिए, अच्छा ये तो मैं बता ही दिया ना, अब इसमें बोलने की जरूरत ही मुझे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब सबसे पहले हम लोग को यह देखना होगा नॉट ट्रू, जो गलत है, जो सही नहीं है, ठीक है, हमको ये चेक करना है अबाउट द ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक, है ना। ओपन मार्केट सेल स्कीम, देखिए ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है, इकोनॉमी में आप लोग पढ़ते होंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की जाए तो वो आरबीआई के तहत में है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन, तो ये हमारे सरकार के तहत में है, मतलब सरकार के अंदर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर में है। दोनों का पॉलिसी हमारा अलग अलग है। तो एक में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है जो ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो सर ये ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन में होता क्या है,
तो ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन में एक्चुअल होता यह है कि जब भी भारत सरकार के पास कुछ सरप्लस अमाउंट में अगर व्हीट और राइस, गेहूं और चावल हो जाता है, तो वो सरप्लस अमाउंट में जो गेहूं और चावल है उसको ओपन मार्केट में ऑक्शन के थ्रू बेचती है। यही है ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन। और इस ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल खुले तौर पे कहा गया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन के तहत गेहूं और चावल की जो हम बेच रहे हैं आप भी आइए और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए कोई मनाही नहीं है, ताकि जो आपके राज्य में किसी भी टाइप का फूड सिक्योरिटी का इशू ना आ जाए। यही है ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन। देखिए जरा देखते हैं। It involves the sale of surplus food grains from the central pool by the Food Corporation of India। बिल्कुल बात सही है, सरप्लस फूड ग्रेन ही बेचा जाता है, किसके द्वारा? FCI के द्वारा बेचा जाता है। The primary objective is to stabilize market price of food grains and control inflation। बट बिल्कुल क्या है, सही है। मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर हमारे पास सरप्लस अमाउंट में है, हमारे पास सरप्लस अमाउंट में है और मार्केट में नहीं है, तो मार्केट में अगर गेहूं चावल की स्कार्सिटी होगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन तो आएगा ना। तो वो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ताकि किसी भी टाइप का फूड इनसिक्योरिटी ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए तो हम बेच रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो अलाउ किया गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्वेश्चन में था कि नॉट ट्रू, सो सी। तो ये दोनों करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा सी आंसर होगा। ई ऑक्शन आर कंडक्टेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द सेल ऑपरेशन। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऑक्शन के थ्रू सरकार सरप्लस अमाउंट में फूड ग्रेन को बेचती है। सो इसका सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। सो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी टाइप का अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप फीडबैक के तौर पे आप हमें यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं अगले सेशन में कहीं ना कहीं और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके लेके आऊँगा आपके लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।